प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन में जाकर देख लें। प्रिय छात्रों, आज हम परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे कि परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे इनके सूत्रों का निर्माण किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि परिमाप क्या है, परिमाप किसे कहते हैं। तो जैसे ये कोई आकृति है इस तरह की, या ये आकृति है कोई इस तरह की, अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ से किसी तार अथवा धागे से नापना शुरू करूँ, यहाँ से मैं धागा रखता हूँ यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं धागे से नापता हूँ, इसी तरह से इस आकृति को भी हम नाप सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, और वापस यहाँ तक। तो जो हमारी नाप होगी, यानी तार या धागे की लंबाई, जहां से हम चलना शुरू करते हैं, इसके अनुदिश चलते हुए वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं। वो तार भी हो सकता है या धागा भी हो सकता है, और उसकी जब हम लंबाई नापते हैं तो वो क्या कहलाती है, उसे हम परिमाप कहते हैं। यानी जहां से हम चलें इस तरह से और वापस उसी जगह पे आ जाए। यहां पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि ये दोनों एक बंद आकृतियां हैं। ये तो बंद आकृति के चारों तरफ की माप क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है। आकृति बंद होनी चाहिए। परिमाप के अन्य उदाहरण भी हम दे सकते हैं, जैसे किसान द्वारा खेत के चारों तरफ लगाई गई बाड़। हम खेतों में चारों तरफ बाड़ लगाते हैं, तारबंदी करते हैं, ताकि आवारा पशु है वो हमारे खेत में नुकसान नहीं पहुंचा सकें। तो वो बाड़ कैसे लगानी है, कितनी लंबी लगानी है, कितना तार चाहिए, तो हमें सबसे पहले खेत की चारों तरफ की लंबाई का हमें पता होना चाहिए। एक और उदाहरण लेते हैं हम, स्कूल की चार दीवारी। हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसके जो बाहर वाली बाउंड्री है, चार दीवारी है, जिससे हमारा स्कूल घिरा हुआ है, यानी उसके अंदर हमारे कमरे बने हुए हैं, पार्क हैं, पानी की डिग्गियां बनी हुई है, अन्य प्रकार की जो भी निर्माण कार्य हुए हैं वो स्कूल की चार दीवारी के अंदर हुए हैं। अब स्कूल की चार दीवारी कितनी चाहिए, तब हमें उसकी नाप का पता होना चाहिए। तभी हम बता सकते हैं कि जो बाहर वाली बाउंड्री है स्कूल की चार दीवारी है वो कितनी लंबी है। तो ये परिमाप के दोनों अच्छे उदाहरण हैं। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप किसे कहते हैं? तो यहां पर परिमाप बंद आकृति के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाना, पूरा चक्कर लगाना ही
परिमाप है। तो परिमाप क्या हुआ? बंद आकृति के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाना, यानी हम जिस जगह से चलना शुरू करते हैं उसी जगह पर वापस आ जाए तो वो क्या कहलाता है? परिमाप। यानी जो कुल नाप है वह क्या होता है? परिमाप होता है। कुल नाप से हमारा क्या मतलब है यहां कि किसी भी आकृति के जहां से चलना शुरू करते हैं वहीं वापस आ जाते हैं, वो दूरी कितनी है, कितनी लंबी है, कितना लंबा तार चाहिए, कितना लंबा धागा चाहिए, बाड़ करने के लिए, स्कूर की चार दीवारी के लिए कितनी लंबी हमें दीवार निकालनी है, अगर नहीं निकली हुई है तो ये हमारी परिमाप की परिभाषा हो गई कि एक पूरा चक्कर लगाना, यानी कुल नाप है बाहर वाली बाउंड्री की, वो क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। इसके बाद में आता है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या है इसके बारे में समझते हैं हम कि किसान द्वारा खेत के चारों तरफ बाड़ लगाई ताकि आवारा पशु उसके अंदर न घुस सकें, फसल को नुकसान न पहुंचाएं। अब जो बाड़ के अंदर, जैसे इस तरह से खेत है उसका, ये उसने बाड़ लगा दी है, तारबंदी कर दी उसने खेत की। अब इसके अंदर उसकी फसल बीजी हुई है, इस तरह से फसल खड़ी है उसकी। तो फसल उसने कहां पे बीजी है? वो बंद आकृति है हमारी, उसके अंदर उसने फसल बो रखी है। वो किसी भी प्रकार की फसल हो सकती है। तो क्षेत्रफल क्या हो गया कि जो बंद आकृति है हमारी, उसने जो स्थान घेर रखा है, यानी ये बाहर वाली तो बाढ़ हो गई भाई, ध्यान रखना है। बाहर वाली बाउंड्री वो किसी की भी हो सकती है, खेत की, घर की, आकृतियों की, स्कूल की, अन्य खेल के मैदानों की, यानी बाहर बाहर वाली बाउंड्री। वो तार भी हो सकता है, वो दीवार भी हो सकती है। और उस तारबंदी ने, बाड़बंदी ने या दीवार ने जो क्षेत्र घेर रखा है वो क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे ये आकृति है तो इसके जो अंदर है, इसने जो घेर रखा है बाड़ ने, इसके अंदर जो फसल है वो फसल क्षेत्रफल के ऊपर है। तो पुनः एक बार ध्यान दे लें कि परिमाप बंद आकृति के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाना बाहर बाहर वाली बाउंड्री पे, और क्षेत्रफल क्या हो गया कि जो बंद आकृति है द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। आकृति इसमें भी बंद होगी। बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को, ये इसने घेर रखा है। परिमाण ये इसके अंदर जो भी गिर गया वो क्या कहलाता है? उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो यहां पे हमें स्पष्ट रूप से परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में
जानकारी होनी चाहिए कि परिमाप क्या है और क्षेत्रफल क्या है। इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। यानी किसी भी आकृति की, खेत की, स्कूल की जो बाहर वाली बाउंड्री होती है वो तो होता है परिमाप। परि यानी मापना, बार बार से, चारों तरफ से एक चक्कर, जहां से हम चलते हैं इस तरह से चलते हुए यहां तक तार आ जाएगा, तो ये तो हो गया उसका परिमाप। तार की लंबाई, कितना लंबा तार चाहिए। तो बंद आकृति के चारों तरफ पूरा चक्कर लगाना परिमाप। और बंद आकृति ने जो क्षेत्र घेर रखा है वो कुछ भी हो सकता है। खेत है तो उसमें फसल उगाई जाएगी, अगर हमारा स्कूल है तो उसमें कमरे बनेंगे, पानी की टंकियां होंगी, पार्क लगाएंगे, पेड़ पौधे खड़े होंगे, तो उसमें भी बाहर चार दीवारी हम खींचते हैं ताकि स्कूल में है वो आवारा पशु वगैरह कोई नुकसान न पहुंचा सकें। तो यहाँ पर अब आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि परिमाप क्या है और क्षेत्रफल क्या है। परिमाप और क्षेत्रफल के उदाहरण है वो हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। किसान खेत में बाड़ लगाता है वो परिमाप है। उसके अंदर जो फसल बोता है, बाढ़ द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र है वो उस खेत का क्षेत्रफल, स्कूल का क्षेत्रफल, घर का क्षेत्रफल, किसी का भी क्षेत्रफल हो सकता है। जैसे इसके अंदर यहाँ पे है, ये एक त्रिभुजाकार आकृति है, तो ये इसके अंदर का जो है ये सारा क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। बंद आकृति के अंदर वाला, ये बाहर वाला क्या हो गया, परिमाप। ये जैसे एक आयताकार आकृति है, जैसे मैं यहां से लिखना शुरू करूं बोर्ड के ऊपर और लिखते 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 मैं बोर्ड को पूरा भर दूं। हमारी कक्षा का जो बोर्ड है वो आयताकार हो सकता है या वर्गाकार हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादातर बोर्ड है वो आयताकार ही होते हैं। तो मैंने लंबाई से लिखना शुरू किया और ये चौड़ाई तक मैंने पूरा उसको भर दिया। तो जो मैंने लिखा है, लिख करके जो मैं बोर्ड पे आपकी कक्षाओं में आपके सर आपको बोर्ड पे ऊपर लिख करके पढ़ाते हैं, क्वेश्चन वगैरह हल करते हैं, तो वो क्षेत्रफल पर करते हैं। अगर आपको ये कह दिया जाए कि बच्चों इस बोर्ड को आप है वो सजाओ बार वाली बाउंड्री इसकी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी नाप लेनी पड़ेगी। नाप लेकर के हम बाजार से है वो कोई अच्छी सुनहरी पन्नी या कोई पट्टिका ला करके हमें इसके चारों तरफ चिपका देंगे, तो ये हमारे बोर्ड की सजावट हो जाएगी। तो बाहर वाली बाउंड्री परिमाप, और बाउंड्री ने जो जगह घेर रखी है जिसके अंदर क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के बाहर वाली जो बाउंड्री है वो परिमाप है। अब यहां पर परिमाप और क्षेत्रफल में हमने परिमाप के बारे में समझ लिया कि परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल होता क्या है, उसके बारे में हमें समझ चुके हैं। अब मैं आपको इनके परिमाप और क्षेत्रफल के आयत और वर्ग, इनके सूत्र निकालना या कैसे नापा जाता है, परिमाप कैसे नापा जाता है, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले हम आयत लेते हैं। आयत तो कक्षा में बोर्ड हमारा आयत का एक अच्छा उदाहरण है। अब इसके अंदर इसका परिमाप कैसे निकालते हैं कि यहां से चलना शुरू करके मैं यहां आया, फिर मैं ऊपर गया, फिर मैं इस लाइन के ऊपर यहां आया, फिर मैं वापस यहां पे आ गया, तो मेरा परिमाप पूरा हो गया। मैंने इसके चारों तरफ एक चक्कर लगा लिया। अब परिमाप कैसे निकालेंगे, तो ये जो
लंबी लाइन है, ये लंबाई होती है, शॉर्ट में उसको ऐसे लिखते हैं छोटे रूप में। और ये है जो क्या होती है, चौड़ाई होती है, छोटे रूप में इसको ऐसे लिखते हैं चौड़ाई। ये लंबाई है तो ये सामने वाली भी क्या होगी, लंबाई। और ये चौड़ाई है तो ये क्या होगी, चौड़ाई। क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये सारे कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। अब यहां पे हमें यह निकालना है कि इस आकृति का परिमाप सूत्र के द्वारा हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आयत का परिमाप कैसे निकलेगा वो आप ध्यान से समझेंगे। मैं यहां से चलना शुरू करके यहां तक आता हूं तो कितना चला, लंबाई। फिर मैं यहां से वापस यहां तक गया तो कितना चला, चौड़ाई। जोड़ते जाएंगे क्योंकि परिमाप के अंदर हमें इसकी कुल नाप निकालनी है कितनी है। तो यहां से यहां तक लंबाई, फिर यहां से यहां तक चौड़ाई, फिर मैं वापस आया तो कितना चला, लंबाई। फिर इसमें हम लंबाई जोड़ देंगे। और अगर मैं यहां से वापस उसी जगह आता हूं जहां से मैंने चलना शुरू किया था तो फिर मैं चौड़ाई और चल गया। अब यहां पे एक लंबाई और एक लंबाई, ये हो गई लंबाई का दुगना। और यहां पे एक चौड़ाई और एक चौड़ाई, ये क्या होगी, 2 इंटू चौड़ाई। इसको भी आप गुणा लिख सकते हो। तो यहां पर 2 इंटू लंबाई और 2 इंटू चौड़ाई। 2 यहां पे कॉमन आता है, छोटा ब्रैकेट शुरू कर लेंगे तो बीच में हमारे क्या बच गया, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हमारा क्या हो गया, आयत के परिमाप का निकालने का सूत्र बन गया कि आयत का परिमाप क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगना। आयत का परिमाप लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगना होता है। यानी जब भी हमें आयत का परिमाप निकालना हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई जोड़ लें और उसका दुगना कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयत का परिमाप आ जाएगा। जैसे मान लिया, इसको मैं एक उदाहरण से समझाऊं आपको कि माना कोई आयत है, आयत की लंबाई अगर है 20 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर। यानी यहां पर जो आयत है हमारा 20 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है, तो आयत का परिमाप क्या होगा, हमारा सूत्र क्या था कि लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगना। तो लंबाई 20 है, चौड़ाई 10 है, इनका योग 30 हो गया और 30 का दुगना 60। तो 60 मीटर क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा हमारा। इसको सूत्र के द्वारा 2 छोटे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 20 प्लस 10, तो 2 गुणा 20 और 10 हमारा हो गया 30। तो ये 30 दूने 60 मीटर। तो 60 मीटर हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, आयत का परिमाप प्राप्त हो गया। यहाँ पर किसी प्रकार का हमें संशय नहीं रखना है कि रटना नहीं है हमें कि एक लंबाई चले प्लस ऊपर चौड़ाई, वापिस लंबाई, फिर चौड़ाई, 2 ही लंबाई होगी 2 ही चौड़ाई होगी, 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में हमारा लंबाई प्लस चौड़ाई बच गया।
तो आयत का परिमाप लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगना हो गया। अब बात आती है कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, यहाँ पे जो हमें आयताकार आकृति दी हुई है बोर्ड के ऊपर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, ऐसे बोर्ड के ऊपर लिखता जाता हूँ। तो मैंने लंबाई से लिखना शुरू किया है और मैं लिखता लिखता पूरे बोर्ड को भर देता हूँ ऐसे। तो मैंने लंबाई में लिखना शुरू किया और पूरी चौड़ाई तक बोर्ड को है मैंने भर दिया है। तो यहाँ पे आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, या शॉर्ट में इसको लंबाई गुणा चौड़ाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगना, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पे इकाई भी ध्यान रखनी है हमने कि इकाई क्या होती है। तो परिमाप हमेशा इसकी मीटर में है तो मीटर या सेंटीमीटर या अन्य कोई भी लिखा जाता है। और क्षेत्रफल का परिमाप क्या होता है, ये वर्ग में लिखा जाता है। वर्ग इकाई होती है इसकी, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या अन्य किलोमीटर स्क्वायर जो भी है। क्योंकि परिमाप के अंदर हमें केवल लंबाई नापनी है तो उसमें स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है। क्षेत्रफल में वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर लिखा जाता है। क्योंकि अगर हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो जैसे 3 इंटू 4 का है तो 300 के 12 वो वर्ग हो जाता है, तो तब उसको वर्ग मीटर लिख सकते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। इसमें ध्यान देवें, इसमें कोई फर्क नहीं है, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर ये दोनों एक ही हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। आयत के बाद में अब लेते हैं वर्ग। वर्ग का परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये आपके सामने एक वर्गाकार आकृति है। वर्ग की विशेषता क्या है कि इसकी चारों भुजाएं समान होती है, इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो जिस तरह से हमने आयत का परिमाप निकाला उसी तरह से हम वर्ग का परिमाप भी निकालेंगे। जैसे मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ, इधर चलूँ, फिर इधर चलूँ, फिर इधर चलूँ, फिर इधर चलूँ, वापिस उसी जगह आता हूँ तो वो कुल परिमाप बन जाता है। तो वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे, वर्ग का परिमाप। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। तो अगर मैं इसको लंबाई मानूं तो ये भी लंबाई होगी, ये भी लंबाई होगी और ये भी लंबाई होगी। अगर ये मैं चौड़ाई मानता हूं तो ये चौड़ाई, ये भी चौड़ाई, ये भी चौड़ाई। तो यहां पर क्या हुआ कि लंबाई और चौड़ाई न लेकर के इसको एक नाम दे दिया गया कि ये एक भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी, यहां पर भी ये भुजा है और ये भी एक भुजा है।
तो यहाँ पे जब मैं चलता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो कितना चला भुजा। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना चला, दूसरी भुजा पे चल गया। फिर वापस मैं यहाँ से यहाँ तक आया तो तीसरी भुजा पे चल गया। और फिर मैं यहाँ से यहाँ तक आया तो चौथी भुजा पे चल गया। आयत के अंदर लंबाई और चौड़ाई होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, परंतु वर्ग में ऐसा नहीं होता है। वर्ग में भुजाएं तो 4 होती है, पर सभी भुजाएं समान होती है। अगर लंबाई मानेंगे तो चारों भुजाओं को लंबाई मान लो, चौड़ाई मानेंगे तो चारों भुजाओं को चौड़ाई मान लो। तो इन लंबाई और चौड़ाई से छुटकारा पाने के लिए इसमें भुजा का नाम, इसमें सभी को भुजा मान लिया गया, चारों भुजाएं। तो यहां पर कितनी होगी, 4 गुणा भुजा। तो वर्ग का परिमाप क्या हो गया, वर्ग का परिमाप शब्दों में अगर लिखें तो भुजा का 4 गुना होता है। यानी वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे, 4 गुना भुजा। परिमाप भुजा का चौगुना हो गया। अब इसके अंदर अगर हम क्षेत्रफल निकालें, वर्ग का क्षेत्रफल, तो हमारा आयत का क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई। इसमें भी अगर मैं यहां इसको वर्गाकार बोर्ड है और लिखता हूं ऐसे, और पूरे बोर्ड को मैंने भर दिया यहां तक नीचे नीचे लिखते हुए, तो मैंने लिखा कहां पे, क्षेत्रफल पे। क्षेत्रफल को किसने घेर रखा है, बार वाली भुजाओं ने। तो यहां पे स्पष्ट है, बार वाली भुजाएं, इनकी लंबाई टोटल जो नाप होगी वो परिमाप होगी, और इन्होंने जिसको घेर रखा है बंधाकृति ने अंदर जहां मैं लिख रहा हूं वो क्षेत्रफल हो गया। तो मैंने भुजा से ही लिखना स्टार्ट किया और भुजा तक मैंने इस बोर्ड को पूरा भर दिया। तो आयत में तो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और वर्ग में हो जाएगा भुजा गुणा भुजा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भुजा की स्क्वायर। यानी जैसे घातांक में अपने पढ़ते हैं कि 3 गुणा 3 होता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 3 की स्क्वायर। ये इसका विस्तारित रूप है, ये इसका संक्षिप्त रूप है। तो यहां भुजा गुणा भुजा, भुजा की स्क्वायर। अब वर्ग और आयत में फर्क क्या है, हम वर्ग को आयत कह सकते हैं। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण समकोण। तो वर्ग में क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण समकोण है। तो हम वर्ग को आयत कह सकते हैं, परंतु आयत को वर्ग नहीं कह सकते। यहां ध्यान दें, हम वर्ग को आयत भी कह सकते हैं, कि वर्ग वास्तव में क्या है, आयत है, परंतु आयत एक वर्ग नहीं है। अब जैसे एक भुजा वर्ग की मान लिया, सवाल करता हूं इसमें मैं आपको, भी वर्ग की एक भुजा 5 सेमी है, तो परिमाप कितना होगा। परिमाप का सूत्र क्या होता है, एक भुजा 5 सेमी है तो 5 5 5 और 5, चारों भुजाएं कितने की होगी, 5 5 की। तो जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20। अगर सूत्र द्वारा हल करेंगे तो सूत्र होता है हमारा परिमाप का 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा 5 थी, तो 4 पंजे 20 सेंटीमीटर, ये हमारे वर्ग का परिमाप हो जाएगा। अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालें
तो क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा। तो यहाँ भुजा कितनी है, 5 है, तो 5 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर कितना हो गया, 5 गुणा 5, तो पाँचे पाँचे 25 सेमी स्क्वायर। यहाँ पर भी इकाई है वो आयत की तरह, क्षेत्रफल में वर्ग सेमी या वर्ग मीटर या वर्ग किलोमीटर होगी, परिमाप है यहाँ पे सेमी में होगा। 4 भुजाएं हैं, एक भुजा 5 सेमी की है, तो 5 चौके 20, और क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पाँचे पाँचे 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने आयत और वर्ग के परिमाप क्या होता है, उनका क्षेत्रफल क्या होता है, उनका सूत्र निर्माण कैसे किया जाता है, क्या क्या उनकी विशेषता है। वर्ग को आयत कह सकते हैं परंतु आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं। जैसे हमारे पास एक ये समबाहु त्रिभुज है ए बी सी। समबाहु त्रिभुज की क्या होती है, तीनों भुजाएं समान होती है। जैसे मान लिया इसकी भुजा ये 6 है, तो ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, यहाँ सेमी भी लिख सकते हो आप। तीनों भुजाएं मान लिया 6 सेंटीमीटर की है। अब इसका परिमाप निकालना है तो क्या करेंगे, क्योंकि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो यहां से मैं चला 6, फिर यहां से चला 6, 12, फिर यहां से चला वापिस उसी जगह पहुंच गया मैं 6, तो 18 सेंटीमीटर चला। इसका भी सूत्र हम बना सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुणा भुजा, 3 इंटू 6, तो 3 छिक्के 18 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि तीनों भुजाएं समान हैं। वर्ग में 4 गुणा भुजा था, समबाहु त्रिभुज में 3 गुणा भुजा हो जाएगा, यानी भुजा का तिगुना। तो यहाँ पर परिमाप इसका हमें 18 सेमी प्राप्त हो जाएगा। तो पुनः हम एक बार अपने सूत्रों का स्मरण करते हैं। तो हमने यहाँ पहला था आयत का परिमाप दो छोटे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगना आयत का परिमाप। दूसरा था आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तीसरा हमने पढ़ा वर्ग का परिमाप। तो वर्ग में 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाएं समान होती है, तब ये हो गया 4 गुणा भुजा। चौथा हमने पढ़ा वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, भुजा की स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा। पांचवा हमने इसमें पढ़ा हमने समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 इंटू भुजा, यानी एक भुजा कितनी है उसका तिगुना समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया। तो यहां पर परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में बिल्कुल स्थिति क्लियर हो जानी चाहिए, कोई रटने की जरूरत नहीं है। परिमाप जो बाहर वाली बाउंड्री है वो किसी की भी हो सकती है, बंद आकृति होनी चाहिए। तार या धागे द्वारा नापें, उसकी कुल नाप कितनी है वो हमारा परिमाप कहलाता है। चाहे वो त्रिभुज की आकृति हो, चाहे खेत की आकृति हो, बाड़ लगानी हो, चार दीवारी करनी हो, स्कूल की चार दीवारी हो,
वो परिमाप हो गया। और उसके अंदर जो भी फसल वगैरह है या कुछ भी उसके अंदर हमने निर्माण कार्य कर रखा है, उसने जो घेर रखा है बाउंड्री ने, वो हमारा क्षेत्रफल कहलाता है। कि चारों तरफ हम एक चक्कर लगा करके किसी भी आकृति के, तो यहाँ पे ये जो आकृतियां होती है, जैसे आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, इनके परिमाप और क्षेत्रफल निकालने का तरीका हमने सीखा है, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो। ये आकृतियां द्विविमीय आकृतियां कहलाती है, 2D भी कह सकते हैं इनको। और जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई या गहराई हो, ऊंचाई या गहराई हो। ऊंचाई से क्या मतलब है? किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं कि वो कितनी ऊंची है, जैसे हवाई जहाज कितना ऊंचा उड़ रहा है, या ये बिल्डिंग कितनी ऊंची है। और गहराई का मतलब है जैसे हम पानी की डिग्गी को देखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो कहते हैं ये डिग्गी कितनी गहरी है। तो लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई या गहराई आ जाती है, तो ये त्रिविमीय हो जाती है। तो द्विविमीय और त्रिविमीय में यहाँ पे स्पष्ट अंतर है। ऊंचाई और गहराई में सिर्फ देखने का नज़रिया है। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो कहेंगे ये कितनी गहरी है, और नीचे से देखेंगे तब कहेंगे हमें ये कितनी ऊंची है। तो हमने यहाँ पर आज है वो परिमाप के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में, परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, द्विविमीय आकृतियाँ क्या होती है, त्रिविमीय आकृतियाँ क्या होती है, उनके बारे में जाना और अध्ययन किया है। ये परिमाप और क्षेत्रफल का पहला भाग है। इसके बाद में इसके दूसरा भाग भी इसमें जारी किया जाएगा, उसमें अलग तरह की बातें बताई जाएगी कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है क्या। तो इसके साथ ही आज का ये टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो वीडियोज़ को देखते रहें। अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।